अभी हम बता रहे हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर में आने वाले कुछ मुख्य फॉल्ट और उनका निवारण किस तरीके से सही करेंगे और कौन कौन से फॉल्ट इसमें आते हैं। फॉल्ट का मतलब होता है दोष, दोष यानी कि कमियां, गलत क्या होगा, यानी कि क्या चीजें इसमें प्रॉब्लम करती हैं। ये मैकेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप काम करते हैं एसी का तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो मैंने इसके पहले बताया था गैस चार्जिंग, पूरा स्टेप बता रखे हैं, पूरे की वीडियो भी अवेलेबल होगी चैनल पे। और ये जो है फॉल्ट, अब फॉल्ट एक एक करके हम सबका फॉल्ट बनाएंगे अलग अलग, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होगी और जिसको एक में चाहिए वो भी अपलोड होगा लगभग लास्ट में। तो लेकिन अभी हम सिंगल सिंगल बात करेंगे। तो एसी के अंदर नंबर फर्स्ट फॉल्ट जो आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि ब्लोअर फैन मोटर कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि चलता नहीं है। तो क्या करेंगे? ब्लोअर फैन मोटर सबको पता है स्प्लिट एयर कंडीशनर के दो हिस्से होते हैं, एक आउटडोर तथा एक इंडोर यूनिट। और ये जो ब्लोअर होता है ये होता है इंडोर यूनिट के अंदर। अब यहाँ पर इसको जो सप्लाई देते हैं, देखिए ब्लोअर फैन मोटर कुछ इस तरीके से होता है। पहले आप अगर हमारी वायरिंग की वीडियो देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा किस तरीके का ये इसका डिजाइन होता है। इसमें 3 वायर होते हैं जिनको हमको फेस देना होता है और 3 वायर होते हैं जिनको डीसी सप्लाई देना होता है। और ब्लोअर फैन का सब लोगों को पता होगा, इसके अंदर जो लगता है ये लंबा होता है ना, ऐसे पतला सा लंबा होता है, सिलिंड्रिकल ये होता है, खांचेदार पत्तियां होती हैं जो कि हवा को अपने अंदर फंसाती हैं। बस इस तरीके से होता है और ऐसे ये काम करता है। तो ये जो सप्लाई जाती है ना, ये पीसीबी में ऐसे एक कनेक्टर बना होता है, ठीक इसी प्रकार का, और ये वायर जा करके इसी कनेक्टर में क्या जाता है, कनेक्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये वाला इसमें कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला दूसरे में और तीसरा वाला तीसरे में, कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है। तो सबसे पहला आपको करना क्या है, इस वायरिंग की जांच करनी, कहीं ये वायर कहीं से कटा हुआ तो नहीं है। अगर ये वायर बिल्कुल सही है तो जो इसके ऊपर क्लिप लग रहा है, यानी कि जो थिम्बल लगा रहे हैं, खोस रहे हैं जिसको, उसको चेक करिए। उसमें से क्या होता है ना, कभी कभी वायर बाहर निकल जाते हैं और हम जब खोजते हैं तो ये दो फंसा के एक वाला निकला रह जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम और हो, कोई मैकेनिक जबरदस्ती उल्टा लगाने की कोशिश कर दिया तो ऐसे निकल जाता है। तो उस बात को देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये ऑलरेडी उसको दबा देगा तो उसके बाद चला भी जाता है सही से, दबा के फिलहाल से साइड को थिम्बल को दबा देंगे तो लॉक हो जाएगा। तो इस चीज को देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर वो सही है तो कभी कभी क्या कर, जबरदस्ती लगाने के स्टेज में ये जो है ना, ये सोल्डरिंग होता है नीचे पे, इस पीसीबी पे, पूरी पीसीबी है ना, पीसीबी के ऊपर ये बना होता है। तो पीसीबी जो सोल्डरिंग होती है, सोल्डरिंग होने को इसको हिला दे, जैसे हमारा वाला जो है अभी दिखा रहा हूँ लाके, ये देखिए। तो यही 3 पिने हैं, देख रहे हैं ना, यही आपका कनेक्टर है। अब देखो यहाँ पे ये हिल रहा है, देख रहे हो ऐसे, ये पूरा हिल रहा है ना ऐसे, ये भी हिल रहा है और ये देखो पिन भी हिल रही है। इधर से देखो क्या इसका डिजाइन बन गया है, देख रहे हो ऐसे पूरा बन चुका है। तब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये छूट गया। अब जब ये छूट गया है तो चलेगा ही नहीं, दिख रहा है ना, हल्का सा यहाँ पे छूटा हुआ है, ये वाला ये छूटा हुआ है, ये वाला यहाँ पे। तो ये जब छूटा हुआ है तो ये चलेगा ही नहीं, इसको हमको चिपकाना पड़ेगा। तो यही हाल हुआ है, ये बार बार हिलने की वजह से यहाँ प्रॉब्लम हो गई है। तो इसको भी आपको देखना, कहीं ये पूरा ये छोड़ तो नहीं गया ना, पीसीबी के पीछे का जो आपका सोल्डरिंग वाला सिस्टम होता है, अगर छूट जाए तो भी नहीं चलेगा। तो उसको देख रहा हूँ मैं क्या किया हूँ, यहाँ से एक वायर यहाँ डाला हूँ, यहाँ से एक वायर यहाँ मारे, इसको हम जम्पर बोलते हैं, देख रहे हो जैसे मारे हैं पूरा, इसको लॉक करने के, लॉक करके चलाने के लिए। तो इस तरीके हमको बनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ से सब सोल्डरिंग वाला सिस्टम हटा चुके हैं। अब ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकल इस पे करते हैं तो हमेशा प्रैक्टिकल होने की वजह से ऐसा हो चुका है। बाकी नहीं तो आपका होगा नया वाला तो उस पर इस तरीके का सिस्टम नहीं होगा। ये कम से कम अब 100 बार से ऊपर इस पे प्रैक्टिकल हो चुका होगा, तो हो इसी वजह से ये छूट चुका है। लेकिन अगर जहाँ ऐसी जाएगा उस पर 100 बार कौन प्रैक्टिकल करेगा, 1-2 बार लगाना है तो वो खराब नहीं होता, ठीक। लेकिन आप जांच जरूर कर लीजिएगा, ऐसा बात तो नहीं ये प्रिंट छूट तो नहीं गया ना, इसको बोलते हैं सोल्डरिंग प्रिंट। तो पीछे का सोल्डरिंग प्रिंट अगर उखड़ जाएगा तो भी सप्लाई आउटपुट नहीं होगा। तो उसका ये वाला आपका आपको जम्पर मार के देखिएगा कि ये वाली सप्लाई कहाँ से जा रही है, वहीं से लेकर के जम्पर मार देंगे। तो ये चीजें, तो इस पे आपके 3 वायर लगते हैं, इनकी पूरी जांच करनी अच्छे से कि ये सब सही है कि नहीं। अगर ये सही है तो ये और 3 वायर होता है, ये डीसी सप्लाई वायर, देखो ये 3 वायर और होते हैं। अब ये 3 वायर जो होते हैं, एक डिस्प्ले बोर्ड होता है, डिस्प्ले बोर्ड के अंदर ये क्या होते हैं, लगते हैं। तो डिस्प्ले बोर्ड हमारे पास देखो ये हाथ में है, अभी दिखा रहा हूँ कहाँ लगेगा ये। तो डिस्प्ले बोर्ड में ये लगेंगे, डिस्प्ले बोर्ड देखिए। तो इधर तो मिल जाता है एसी सप्लाई और यहाँ से मिलता है डीसी सेंसर वायर होते हैं। तो इनको लगाया जाता है, यहाँ पर ये बना हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है BLU, दिख रहा है ना।
BLU का मतलब होता है ब्लोअर, है ना, ब्लोअर यूनिट। तो ब्लोअर को यहाँ पे सप्लाई जाएगी, दिखा ब्लोअर। और ये जो है इसी में आपको तीनों पिनें जो होती हैं लगती हैं, 3 वायर जो हैं ये लगते हैं, DC वाले हैं ये। तो यहाँ पर आपके लगाए जाएंगे। तो इसकी भी जांच करनी, ये सही है कि नहीं, कभी टूट तो नहीं गया है, ये वायर सही है कि नहीं, कहीं चूहे काट तो नहीं दिए हैं, ये सब आपको अच्छे से जांच कर लेनी है। और ये सब कुछ सही है तो हमको ये चेक करना पड़ेगा मोटर की बेंडिंग तो नहीं खत्म हो गई है। तो उसके लिए इसको कैसे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे वो देखेंगे। तो डायरेक्ट स्टार्ट का नाम बता दे रहे हैं, देखो ध्यान से। इसको डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए करना क्या आपको, इसको निकाल लीजिए और निकालने के बाद इसको मैं हटा लेता हूँ, निकाल देते हैं। और इससे कोई मतलब DC से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, DC के बिना भी चलेगा, DC केवल सेंस करने काम करता है ना। तो अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, एक कैपेसिटर लेंगे, लगभग 4.5 एम्पीयर कैपेसिटर ले लेंगे, जिससे कूलर आपका चलता है। तो 4.5 एम्पीयर कैपेसिटर होगा, उससे आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसमें एक होगा जो बिल्कुल ऊपर वाला जो कलर होता है, इसको आपको दे देना है फेस, ये हमारा कॉमन होगा, ठीक है। इसके बाद से क्या करेंगे, जो बीच वाली सप्लाई होगी, ठीक ना, इसको दे देंगे, ये स्टार्ट होता है, नीचे जो होता है ये रन होता है। तो ध्यान से देखिए, ये अपने रन बनाया है, तो न्यूट्रल लेके आएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे डाल देंगे। तो ये आपका 5 मिनट जो होगा ना ये चलने लगेगा, और चल गया तो ठीक है, और नहीं चला तो खराब है। डायरेक्टली स्टार्ट करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट स्टार्ट कर लास्ट में चेक करेंगे, अगर सही है तो चलेगा और नहीं सही है तो नहीं चलेगा। ये तो आप ऐसे कैपेसिटर से कर सकते हैं बकायदे अच्छे तरीके से, लेकिन कैपेसिटर नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। ये तो ठीक है सबको, ठीक है, ओके। अब देखो कैसे इसको करेंगे विदाउट कैपेसिटर। इस काम को विदाउट कैपेसिटर भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, न्यूट्रल लेना होता है। अगर ये आपका रन है, चेक करना मैं बता रखा हूँ, यही मैंने कंफर्म नहीं करा कैसे है रन, काम रन स्टार्ट चेक करना मैंने बताया है ना, एक बार जा करके देखना। जैसे कंप्रेसर का चेक करते हैं वैसे इसका भी चेक करते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार जरूर जाके उसको देखना पड़े। चलो इसको देख करते हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर आपका ये रन है, तो रन वाले क्या देंगे डायरेक्ट न्यूट्रल, और स्टार्ट वाले को कुछ देर के इसमें चिपकाएंगे और वापस क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। वायर को छील कर रखेंगे, कुछ देर के यहाँ चिपका देंगे, तुरंत जब चलने लगेगा तो हटा देंगे। तो चलने लगे तो समझ लीजिएगा वो क्या है, ये बिल्कुल ठीक है। तब पीसीबी में कोई रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर या डायोड कुछ उड़े होंगे तो पीसीबी मैकेनिक्स उसको दिखाना होगा, या आप काम करते करते अगर उस पीसीबी के बारे में अच्छा जान गए तो आप भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्यों नहीं सप्लाई आ रही है, कहाँ से ब्रेक किया है पीसीबी के अंदर। क्योंकि ये इसका रिले है ना, ये फैन का रिले लगा हुआ है काला वाला, जो मैं बोल रहा था रिले की जांच करेंगे। तो अगर इसकी भी जांच करेंगे, इसकी जांच करेंगे, देखो यहाँ पे ये है ना 1 और 2 पिन, तो यहाँ पे इनपुट होगा तो यहाँ से क्या होगा आउटपुट होगा। तो ये वाला भी चेक करना है कि ये आपका रिले सही है कि नहीं। तो रिले खराब होगा तो भी फैन नहीं चलेगा। तो इसको भी क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक ना। ये तो इतना आवाज करता है। चलिए अभी कभी क्या होता है जब सप्लाई नहीं आती है, तो ये सब देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, डायोड लगे हुए हैं, यहाँ पर रेक्टिफायर ब्रिज लगा हुआ है, यहाँ पर आपके ट्रांजिस्टर, तो ये सब कुछ जो है ना ये सब खराब हो जाते हैं। तो ये अगर उड़ जाए कहीं से, देख रहे हो ना ये सब दिखा रहा है यहाँ पे, जितना ये बना हुआ है इस वाले डिजाइन इसी के लिए होता है। तो अगर ये कहीं से बेकार होंगे, उड़े होंगे तो सप्लाई नहीं आएगी। तो ये आपको सब चेक करना पड़ेगा। इसके लिए मैकेनिक ऑलरेडी होते हैं, अगर आपको आता है तो आप भी चेक करके देख सकते हो कि यहाँ पे फेस कहाँ से नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें जांच करनी पड़ेगी। मैंने वैसे शुरू में बता दिया कि इस पे जांच करेंगे फेस आ रहा है कि नहीं, टेस्टर के माध्यम से फेस आउटपुट की जांच कर लेंगे, ठीक ना। इसके अंदर सब कुछ सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये कैपेसिटर इसका लगा होता है, वही से आपका सप्लाई बना करके दे देता है इसको स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अगर डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वो काम आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। बस इतना सा होता है। अगर ये खराब हुआ तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी एक एक करके, ठीक है। बता रहे हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर में आने वाले फॉल्ट और उनके निवारण। और यहाँ पे मैंने पहला फॉल्ट बता रखा है, वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो जाएगी। और फॉल्ट नंबर दूसरा फॉल्ट ये है कि स्विंग मोटर चल ही नहीं रहा है ना, जो स्विंग मोटर है वो नहीं कार्य कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें जो स्विंग मोटर होता है ये विंडो एसी के जैसा नहीं होता कि एसी सप्लाई देंगे फेस और न्यूट्रल चालू हो जाएगा। इसमें होता है डीसी सप्लाई। ये जो दिख रहा है ना ये वाला कनेक्टर, ये उसी के लिए लगाया गया है। ये इसी का डिस्प्ले बोर्ड है। तो डिस्प्ले बोर्ड में यहाँ पे 5 आपके पिने लगी होती हैं, यानी कनेक्टर इसका होता है, तो इसके अंदर 5 वायर आपके प्लग होते हैं।
कहने का मतलब जो इसका कनेक्टर होगा वो 5 वायर वाला होता है। तो सबसे पहले वायर की जांच करनी है, इस कनेक्टर की जांच करनी है, और इसके अंदर जो हम थिम्बल लगाते हैं उसकी भी जांच करनी है, वो सही है कि नहीं। अगर ये सब कुछ ठीक है तब हमको चेक करना है इसके ऊपर आउटपुट चेक करने के। देखिए इधर ध्यान से, एक ये पिन और एक ये पिन, यानी कि दोनों पिनों पे क्या करेंगे हम 12 वोल्ट डीसी चेक करते हैं कि यहाँ पर और एक यहाँ पर आ रहा है कि नहीं, यानी कि मल्टीमीटर लेंगे, डिजिटल मल्टीमीटर, और उसको सेट कर देंगे डीसी मोड पर, है ना। और उनके 2 वायर्स की सप्लाई देंगे इसको, और इसके 2 वायर्स पे लगा करके चेक करेंगे कि आपका वोल्टेज बता रहा है कि नहीं। यदि वोल्टेज बता रहा है तब तो ठीक है, तब क्या करेंगे मोटर को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसी पर से एक वायर यहाँ चिपका लेंगे और एक वायर यहाँ शोल्डर चिपका करके, और उसके कनेक्टर के दोनों लास्ट में स्टेप, जैसे कि आपका देखिए स्विंग मोटर कुछ इस तरीके से होता है। इसके अंदर 5 वायर होते हैं, तो 5 वायर अगर यहाँ पे हैं तो मेन जो होता है चलाने के लिए ये वाला वायर और ये वाला वायर यहाँ पे जरूरत आपको पड़ेगी। तो ये दोनों वायर के लिए ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस। अगर नहीं चलता तो इसको आप बस पलट दीजिए, ठीक ना, यानी कि इसको माइनस, इसको प्लस दे दीजिए। ये कर सकते हैं, जलेगा नहीं पहली बार में अगर ऐसा आप करते हैं तो। हाँ, ये नहीं कि बैटरी देना 12 वोल्ट, इसी से 12 वोल्ट देंगे तो कोई प्रॉब्लम इसको नहीं आएगी। जो इसका कनेक्टर है ना, यहीं से प्राप्त कर लेंगे। इस कनेक्टर के जो आपका डिस्प्ले बोर्ड होता है उसमें जो कनेक्टर है, इसके अंदर भी ऐसे होंगे ना, तो यहाँ से और यहाँ से वायर निकाल के इसको आप ऐसे कर सकते हैं, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। तो ये चलना चाहिए। पहले यहाँ पे चेक करेंगे आउटपुट हो रहा है कि नहीं। अगर आउटपुट नहीं होगा तब तो भैया पीसीबी के अंदर की कुछ प्रॉब्लम होगी, यानी कि जो आपका डिस्प्ले बोर्ड है इसके अंदर से कुछ प्रॉब्लम होगी। इसके अंदर के रेजिस्टेंस उड़ गए होंगे, इसके अंदर देख रहे हो ना, ये सब लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस उड़ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम होगी तो ऐसा हो सकता है। ये आपका मार्केट में मिलता है, अगर खराब होगा तो मॉडल नंबर के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा। तो इस पे मॉडल नंबर ऑलरेडी सब कुछ लिखा होता है, यहाँ पे इसका स्टिकर भी लगा हुआ है, तो मॉडल नंबर का स्टिकर ऑलरेडी लगा होता है, ठीक ना। तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या ऑर्डर से भी इसको मंगा सकते हैं, दुकान वाले रखते हैं। तो आपको नया, अगर ज्यादा खराबी हो तो ये नया, ये सब बदल पाओगे आप, देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे आईसी होती हैं, तो इतनी आईसी ये सब, ये तो मान लो बदला जाएगा नॉर्मली, किसी में से निकाल के, आता नहीं है नया, किसी में से निकाल के बदलना पड़ेगा। ये भी सब नए नहीं आते हैं, ये सब भी आपका ब्लोअर मशीन से बदल सकते, जो मोबाइल का काम करता है वो बदल सकता है, लेकिन परफेक्टली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एक पिन तो हो ही ना, ये काम करना खत्म, इसलिए लोग नया बदल देते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ज्यादा दिक्कत कर रहा है तो, बट अगर यहाँ पे जल्दी खराब नहीं होता, पहले ये बात याद रखना, ठीक। हाँ, अगर आउटपुट हो रहा है तो डायरेक्ट स्टार्ट कर चेक करेंगे, ये खराब हो सकता है, ये जल गया होगा, नहीं जल तो क्या होगा, खराब होगा, नया स्विंग मोटर लगा लीजिए। मार्केट में मिलता है, काफी कॉस्टली नहीं होता है, समथिंग 250 के आसपास कर जाएगा। प्राइस हर जगह के हिसाब से अलग अलग होती है, अपने यहाँ 250 के आसपास ये होता है। ये नॉर्मल स्विंग मोटर नहीं है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। नॉर्मल स्विंग मोटर 80, 90, 150 लास्ट ही पड़ता है ना, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ओके, बस इस तरीके से इसको आपको करना है। किसी को दिक्कत होगी कमेंट। कंडीशनर में आने वाला फॉल्ट नंबर 3, और ये फॉल्ट कुछ इस तरीके का है कि डिस्प्ले बोर्ड काम नहीं कर रहा है ना, कार्य नहीं कर रहा, मतलब इसमें लाइट ही नहीं आ रही होगी, या लाइट आ रही होगी तो एक जल रहा होगा, हाफ जल रहा होगा, एक नहीं जल रहा होगा, ऐसे होता है। इसका जो डिस्प्ले है ना, ये इसका डिस्प्ले है, और ये पूरी इसके लाइटें होती है। कभी कभी हाफ जलता है, पूरा नहीं जलता है, और कभी कभी पूरा जलता है लेकिन कार्य नहीं करता है। जो भी आप करोगे तो वहीं पे स्टक हो जाएगा। अगर ये काम नहीं करेगा तो कूलिंग वूलिंग नहीं होने वाली है, इसी से होता है मेन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इस वायर की जांच करते, ये वायर है ना, इस पूरे वायर की जांच करेंगे, और इस वायर की जांच अगर करेंगे और ये वायर खराब होगा तो इसको बदल देंगे। हो सकता है कहीं से ये ब्रेक कर गया हो, है ना, इसकी जांच करेंगे। इसके बाद इस कनेक्टर की जांच करेंगे, हो सकता है कनेक्टर में से ये वायर कहीं से निकल गया हो, इसको भी चेक कर लेंगे, ठीक ना। और इसके अलावा इसकी जांच करेंगे, अगर ये भी सही है तो फिर पीसीबी के अंदर यहाँ इसमें कुछ खराबी हो सकती है, ठीक ना। इसके अंदर छोटे छोटे बहुत रेजिस्टेंस, ये सब दिख रहा है ना, रेजिस्टेंस डायोड लगे होते हैं, ये सब खराब हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। अगर ये भी सही है तो इधर के एरिया में खराबी हो सकती है, इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो मैकेनिक से चेक करवा लेंगे, ज्यादा खराबी है तो इसको बदल देंगे। इसमें खराबी हो तो ये बन जाता है आराम से, ठीक है। इसमें खराबी हो तो बनता जल्दी नहीं है। इसमें क्या रेजिस्टेंस है, डायोड है, ये आराम से चेंज हो जाएंगे। तो इनको आप पीछे से सोल्डर के माध्यम से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सप्लाई, जब टोटल वायर में जब सप्लाई आने लगेगी, इनमें किसी में अलग वोल्टेज बनता है, अलग अलग सब में वोल्टेज बनता है, इसी से ये पूरा ये काम करता है।
तो अगर गड़बड़ होगा तो सप्लाई नहीं बताएगी। इस बात को आपको चेक कर लेना है, ठीक। तो अगर ये बस यही खराबी हो सकती है, इसमें खराबी हो सकती है, वायर खराब हो सकती है, यहाँ पे सप्लाई बराबर आउटपुट नहीं होगा तो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। तो ये सब कुछ आपको चेक करना है कि इससे रिलेटेड जो भी सिस्टम है वो आपको जांच करना पड़ेगा। अगर ये ज्यादा खराब है तो इसको बदलोगे। और मेन इतने दूर से ये पूरा एरिया जो होता है डीसी वाला होता है, तो इधर आपको चेक करना है क्या प्रॉब्लम, कौन सा सिस्टम इसमें से खराब हो चुका है, क्या उड़ चुका है, क्या सही है। जो खराब होगा उसको बदलोगे, ज्यादा खराबी होती है तो इसको बदल, दोनों को आप चाहो तो बदल सकते हो। बहुत ज्यादा खराबी बनने लायक नहीं है तो कर सकते हो। वैसे जो मैकेनिक होते हैं वो आपको पूरा का पूरा बना भी सकते हैं, इनके अंदर इतना होता है, लेकिन ज्यादा बनाना अच्छा नहीं, ज्यादा खराबी है तो उसको बनवाना उचित भी नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना। फिर आगे चल के वो 1-2 महीने बाद फिर खराबी होगी तो किसी जगह बार बार जाने का मतलब आपका मार्केट डाउन हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। पैसा एक बार लगे एसी में चलेगा, लेकिन बढ़िया चलना चाहिए, 3-4 साल का आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप चाहो तो पूरा इसको बदल भी सकते हो, ठीक है। ओके, एयर कंडीशनर में आने वाला फॉल्ट नंबर 4 क्या है कि स्प्लिट एयर कंडीशनर से पानी कमरे में ही टपक रहा है। आप सब लोग जानते हो कि इंडोर यूनिट से ही पानी टपकेगा, आउटडोर यूनिट में तो कमरा में होगा नहीं, वो तो बाहर होगा ना। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले होगा जो इसका ड्रेन लाइन है, जिससे पानी बनेगा तो पानी क्या होता है, गिरता है ना एक साइड में। तो ड्रेन जो लाइन बनी हुई है उसके अंदर कचरा या धूल आदि जम गया होगा तो पानी बह के पाइप के पास यानी कि लाइन के पास नहीं जा पा रहा तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर एक ड्रेन वाल देखिए कैसे होता है, ये पूरा एक डिजाइन बना होता है इसी के अंदर, है ना। उसमें से पानी ऐसे बह करके ऐसे होकर के यहाँ से गिरता है, इधर भी होता है। तो इसमें अगर लॉक हो गया होगा ना ये, तो लॉक होने के बाद क्या होगा, ये पानी बह नहीं पाएगा, तो यहीं इकट्ठा होगा, फिर क्या होगा, टपकेगा कमरे में, है ना। तो अब करना क्या, ये प्रॉब्लम अगर है तो आपको इसको साफ करना पड़ेगा अच्छे से। कभी कभी क्या होता है ये ओपन हो जाता है, इस पे लॉक लगा होता है, क्योंकि जिधर से पानी लेना उधर का खोल देते हैं, इसमें पाइप लगाकर पानी बाहर को निकाल देते हैं। और एक वाला ऐसे इसको हम इसको क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। तो अगर वो लॉक नहीं होगा या लॉक होगा बाद में खुल गया होगा या चूहे काट दिए होंगे तभी पानी क्या होगा कमरे में टपकेगा। तो इसको भी चेक करना है कि ये अच्छे से लॉक है कि नहीं, ठीक। और ये वाला इसके बाद क्या देखना है, ये सब कुछ ठीक होने बाद कभी कभी चूहे इसको काट देते हैं, या ये फटेगा तो है नहीं कभी, लेकिन चूहे काट देते हैं, या कुछ धस जाएगा कुछ होगा तो ये फट जाएगा तो भी पानी कमरे में ही टपेगा। तो इसको पेंसिल से ठीक करेंगे, चूहे काट देते हैं कभी कभी, ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, ये पाइप फट गई होगी तो भी पानी कमरे में टपकेगा। गंदगी जमने वाला ज्यादा प्रॉब्लम आता है, उस स्थिति में इसको सर्विसिंग आपको करना पड़ेगा। ये सारा कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा कि कमरे में पानी टपक रहा है। तो अगर एसी को उतारना पड़ेगा तो गैस को सट बैक ले लेंगे और एसी को खोल के उतार के अच्छे से सर्विसिंग कर देंगे। सट बैक लेना मैंने बताया है कि आउटडोर यूनिट को चालू करेंगे, गैस को स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्चार्ज वाल्व को बंद कर देंगे, सक्शन वाल्व से पूरी गैस खींच लेगा इंडोर यूनिट की, फिर सक्शन वाल्व को भी बंद कर देंगे। अब पाइप को खोल के आराम से इसी को उतारेंगे, उतार के बढ़िया से सर्विसिंग करेंगे पूरा एक एक पार्ट खोल के, और फिर वापस कस के लगा करके फिर गैस को खोल देंगे वैक्यूम करके इंडोर यूनिट को। बस इतना सा आपका होता है। ओके।